गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले सभी छात्रों के लिए जो है आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। जो आपका सब्जेक्ट है जो है वो है फंडामेंटल ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। जो है इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है छात्रों जो है कि मृदा एवं जल संरक्षण का परिचय क्या है। ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन टू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। मतलब इसका अर्थ ये होता है छात्रों जो है कि हमारी जो मृदा है और जल है उसका किस तरीके संरक्षण किया जाए कि जो हमारे आगामी चीज़ों में जो एक तरीके से क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उससे कैसे बचाया जाए जो है, और वहाँ पे अच्छी फसल को कैसे उगाया जाए। आज उसके विषय में हम जो है विस्तार से जो है क्या कहते हैं अध्ययन करेंगे छात्रों जो है। ठीक है, क्योंकि आने वाले वक्त में जो है जो हमारा एक तरीके से छत्तीसगढ़ का एरिया है जहाँ पे ऊसर और अम्लीय और क्षारीय मिट्टियाँ हैं, वहाँ पे अगर किसान उसे कुछ शुद्ध करके या कुछ कृषि यंत्रों या कृषि अभियंत्रण के द्वारा जो है उस मिट्टी को सुधार कर अगर वहाँ पे फसल का जो है उगाने की प्रक्रिया अगर उन्होंने किया है जो है, तो वो आगामी जो आपके बारिश या वर्षा के कारण जो है वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है वो वहाँ से बहकर दूसरे स्थान पर नदी और नालों में चला जाता है, जिससे वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक तरीके से जो है नुकसान होता है और हमारी फसल को उत्पादन करने में या अंकुरण करने में बड़ी कठिनाई होती है छात्रों। ठीक है, आज हम लोग इसी टॉपिक पर जो है अध्ययन करने चलेंगे जो है। ठीक है, आइए टॉपिक पर चलते हैं। इसका परिचय जो है इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है। भू आकृति के कारण झारखंड में भूक्षरण की समस्या बहुत ही विकराल है, क्योंकि वजह यह है छात्रों जो है कि वहाँ की जो मिट्टी है छात्रों जो है कुछ पहाड़ी से रिलेटेड हैं और वहाँ पे ढाल नुमा जो है मिट्टियाँ बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ के किसान जो है उसे अच्छी तरीके से एक तरीके से ढाल के अकॉर्डिंग मतलब ढाल के अनुसार ही जो है उसे वहाँ पे सब डिवीज़न में उस ज़मीन को खंड उपखंड में बरकरार बनाकर जो है वहाँ पर खेती करके जो है फसल का उत्पादन करते हैं। मगर जब वहाँ पे वर्षा होती है या बाढ़ आता है तो वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टियाँ हैं वो जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं। जो हमारी उपजाऊ मिट्टी है, जो ऊपर की जो है परत होती है वो नष्ट होती चली जाती है और हमारे फसल के अंकुरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष जो है उपजाऊ मिट्टी वर्षा के पानी के साथ बहकर नदी और नालों में चली जाती है, जिससे हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक तरीके से नष्ट होता रहता है। बहुत ही धीरे धीरे ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। फिर उसके बाद भूमि एवं जल संरक्षण उपायों, अभियंत्रण एवं सस्य तकनीकों को अपनाए बिना कृषि उत्पादकता को आप बरकरार रखना असंभव प्रतीत होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा भूक्षरण है, जल का जो एक तरीके से संरक्षण है, उसे अगर हमें करना है तो वहाँ पे जो है हमें कुछ न कुछ भू अभियंत्रण क्रियाएं करना पड़ेगा, कुछ भू परिष्करण क्रियाएं करना पड़ेगा। जैसे जहाँ पे उनका कटाव बन रहा है, क्षरण की प्रक्रिया बढ़ रही है जो है, तो वहाँ पे उसे एक विपरीत रास्ता अगर वहाँ पे भू परिष्करण के द्वारा अगर आप देते हैं तो आपकी जो मिट्टी है उपजाऊ जो है वो एक जगह अस्थायी हो जाएगी, तो जिससे आपकी उपजाऊ मिट्टी जो है नष्ट नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद अभियंत्रण उपायों में जमीन का एक तरीके से समतलीकरण करें, जिससे आपकी भूक्षरण की प्रक्रिया एक तरीके से क्या कहते हैं वहाँ पे संरक्षण मिले। फिर आप मेड़ का जो है निर्माण करें, जो वहाँ पे जो प्लॉट है जो है
जो वहाँ पे आपके किसानों के जो है खेत हैं उसे जो है एक तरीके से मेड़बंदी करके जो है आप उसे संरक्षित कर सकते हैं। फिर उसके बाद चेक बांध, मतलब जल को अगर आप जो है संरक्षित करना चाहते हैं तो वहाँ पे चेक बांध बनाना पड़ेगा और वहाँ पे जल को एकत्रित करके जो है संरक्षित किया जाएगा। फिर उसके बाद सीढ़ी नुमा खेती जो है, जहाँ पे ढलान के अकॉर्डिंग जो है अगर अनुसार जो है वहाँ पे ढलान ज़्यादा है आपकी जो है तो वहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती करके आप भूक्षरण की प्रक्रिया को और जल को संरक्षण कर सकते हैं। फिर आपका आता है तालाब निर्माण जो है, यहाँ पे जल का अगर आप संरक्षण करते हैं तो वहाँ पे आपको तालाब का जो है निर्माण करना पड़ेगा। आज अपनाए जा सकते हैं, मतलब इन सब अभिक्रियाओं के द्वारा, अभियंत्रण के द्वारा जो है आप अपनी मिट्टी का जो है जल और संरक्षण दोनों चीज जो है आप उसे इस जो है अभियंत्रण उपायों के द्वारा जो है आप अपनी उपजाऊ मिट्टी को संरक्षित कर सकते हैं और जल को भी आप संरक्षित कर सकते हैं जो है, ठीक है। फिर उसके बाद सिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा भूमि और जल संरक्षण के लिए प्रभावी तकनीकों का जो है विकास किया गया। इसके अंतर्गत ऊपरी भूमि में 100 × 100 × 10 आकार के तालाब का निर्माण तथा ड्रेनेज लाइन पर की गई गड्ढों का निर्माण किया जा सकता है, जिससे भूमि और जल का संरक्षण होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आपका एक तरीके से अगर आप अपनी मिट्टी का जो है संरक्षण करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको जो है भू परिष्करण के द्वारा ही जो है उस प्रक्रिया को आप रोक सकते हैं। और अगर वहाँ पे जल का अगर आप संरक्षण करते हैं तो वहाँ पे आपको चेक डैम और तालाब का निर्माण करके जो है आप उसे संरक्षित कर सकते हैं। फिर उसके बाद मध्यम भूमि में तालाब की गहराई थोड़ी कम की जा सकती है। ये संरचनाएं निचली जमीन के लिए भी जो है फायदेमंद होती हैं। तालाब तथा गड्ढों के निर्माण से जमीन के जल स्तर में एक तरीके से वृद्धि होता है। अगर आप जो है किसी चेक डैम में या तालाब में जो है आप अगर जो है जल का संरक्षण करते हैं तो वहाँ पे जो है आपके जल स्तर में बढ़ोतरी 101% होना ही है, क्योंकि वहाँ पे जल अवशोषित होके सीधे जो है भूमिगत जल में जो है जाके मिलता है। फिर उसके बाद उपर्युक्त आकार के तालाब जो है 1 एकड़ भूमि के लिए उपयुक्त हैं। इस तकनीक के आंगीकरण से खेत का पानी खेत में तथा खेत की माटी खेत में की संकल्पना कारगर जो है सिद्ध हो सकती है छात्रों जो है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो आप अगर इस तकनीक को अगर आप अपनाते हैं तो यहाँ पे आप खेत की मिट्टी खेत में और खेत का जल जो है खेत में ही जल जो है संरक्षित आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद खोदे गए तालाब में मछली एवं बतख पालन तथा तालाब के बांध पर आधुनिक फसलों की खेती कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। मतलब जहां पे आप जो है जल संरक्षण कर रहे हैं छात्रों जो है तो वहां पे जो आप जो है तालाब का एक तरीके से बंध बनाते हैं जो है तो उसके बंध के ऊपर आप जो है एक संरक्षित फसल को आप उगा सकते हैं। जैसे आप अगर देखा जाए तो अरहर की फसल ले सकते हैं, ढैंचा की फसल ले सकते हैं और जो है क्या कहते हैं मूंग की भी फसल आप ले सकते हैं। और उस तालाब के अंदर जो है आप बतख का भी पालन कर सकते हैं और जो है मछली का उद्योग भी जो है आप अच्छे तरीके से उस तालाब के द्वारा जो है आप संरक्षित कर सकते हैं और अपने आय को दुगना भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सस्य विधियों में उपयुक्तता के आधार पर कंटूर खेती, मिश्रित खेती, जमीन ढकने वाली फसलों की खेती आदि को अपनाया जा सकता है। मतलब इसका अर्थ ये होता है छात्रों जो है कि जो आप जो है अगर अपनी मिट्टी को कटने से या बहने से अगर आप रोकते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कंटूर विधि की जो है सस्य विधियों को अपनाना पड़ेगा, मिश्रित खेती को अपनाना पड़ेगा, उसके बाद जमीन को ढकने वाली फसलों को जो है आपको उगाना पड़ेगा, तभी आपकी फसल जो है और आपकी मिट्टी जो है अच्छे तरीके से संरक्षित रहेगी छात्रों जो है, ठीक है। फिर उसके बाद
भूमि एवं जल संरक्षण के जो विभिन्न उपाय हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको छात्रों जो है कि किस पद्धति प्रदत्त जो उपाय है उसे हम बता रहे हैं कि किस पद्धति के माध्यम से भूमि एवं जल का संरक्षण दूसरी पंक्ति की सुरक्षा की जा सकती है, जबकि अभियांत्रिक उपायों को सुरक्षा की पहली पंक्ति जो है कहा जाता है। भूमि की ऊपरी उपजाऊ मिट्टी का संरक्षण वर्षा जल के कारण जो है होता है। मतलब अगर आपकी वर्षा अगर तीव्र होती है छात्रों जो है तो वहां पे जो आपकी मिट्टी है वो जो है वर्षा की बूंदों के द्वारा जो है वो अपना कटान बना लेती हैं, जिससे आपकी जो ऊपरी परत है जो है वो वर्षा के पानी के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है स्थानांतरित होती रहती है और आपकी उपजाऊ मिट्टी जो है नष्ट होती रहती है। ठीक है, तो उससे जो है अगर आपको बचाव करना है तो वहां पे आपको कंटूर खेती करना पड़ेगा, मिश्रित खेती करना पड़ेगा और मिट्टी के ढकने वाली फसलों को जो है उगाना पड़ेगा जो है, तभी आपकी जो है मिट्टी सुरक्षित रहेगी और आपका जल भी जो है संरक्षित रहेगा और मिट्टी में नमी आपकी पर्याप्त मात्रा में बनी रहेगी जो है। ठीक है, फिर उसके बाद उपयुक्त फसल चक्र को माध्यम से वर्षा जल के सतही बहाव को रोककर भूमि तथा जल दोनों का संरक्षण सुलभ हो पाता है जो है। फिर उसके बाद आता है प्रमुख क्रियाविधि जो है। बरसात के समय सतह पर फैलने वाले उपजाऊ फसल मूंग, बादाम इत्यादि फसलों को सम्मिलित करना चाहिए, जिससे जो है आपकी जो है एक तरीके से मिट्टी का जो कटाव है वो एक तरीके से रुके और आपकी उपजाऊ मिट्टी जो है कहीं दूसरी जगह बहकर न जाए जो है। तो वहाँ पे जो हम क्रियाविधि अपनाएंगे तो वो है कंटूर फार्मिंग हो गया, मल्चिंग हो गया, उसके बाद फसल बुआई के समय तथा फसल की पंक्ति की व्यवस्था को अपनाकर बरसात से पहले फसल की बुआई करने तथा पंक्ति की दूरी तथा पौधों की दूरी को सामंजस्य कर बहुत ही हद तक भूमि तथा जल का संरक्षण किया जा सकता है, जिसमें आपको स्ट्रीम क्रॉपिंग का उपयोग कर सकते हैं। जिसमें स्ट्रीम क्रॉपिंग का मतलब यह है कि आप जो पंक्ति के बीच की जो दूरी होती है उसे आप अगर जो है कम करके जो है अगर आप जो है फसल वहाँ पे बोते हैं तो वहाँ पे जो मिट्टी का कटान है वो एक तरीके से कभी नहीं होगा। तो आपकी जो मिट्टी की जो उपजाऊ मिट्टियाँ जो पाई जाती हैं ऊपरी सरपत में जो है सतह पे जो है वो एक तरीके से जो है आपके स्ट्रीम क्रॉपिंग के अंतर्गत ही वो चीज़ें आती हैं। फिर आपका आता है कंट्रोम स्ट्रीम क्रॉपिंग जो है, ये भी छात्रों जो है एक तरीके से जो ढाल नुमा जो है मिट्टियाँ या भूमि पाई जाती है वहाँ पे इस तरीके की खेती करके जो है आप मिट्टी की जो है संरक्षण को सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आपका आता है हरी खाद का उपयोग। अगर आप मिट्टी में अगर क्षरण की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे अगर आप हरी खाद की जो है फसलों को अगर उगा कर जो है अगर आप वहाँ पे उसे जुताई करके उस मिट्टी में मिलाते हैं तो आपकी जो है वर्षा जल के पानी के द्वारा जो कटान होता है, क्षरण होता है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है अवरुद्ध होगा और आपकी मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ बना रहेगा। तो आपकी हरी खाद की जो एक तरीके से उपयोग करेंगे तो उसमें जो फसलें आती हैं जैसे ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, लोबिया हो गया, शनई हो गया, इस तरीके की फसल जो है आपकी हरी खाद में उपयोग की जाती हैं छात्रों, जिससे आपकी मिट्टी की क्षरण कम होता है। फिर उसके बाद मिश्रित खेती हो गया, इसके द्वारा भी आप जो है भूक्षरण को एक तरीके से रोक सकते हैं। फिर कवर क्रॉप्स हो गया, जैसे जो फसल मिट्टी को ढकने वाली फसलें हैं उनको आप जो है बुआई करके जो है भूक्षरण को आप रोक सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड आता है वनस्पतिक उपाय जो है, मतलब वनस्पति के द्वारा जो है हम कैसे उपाय करके अपनी मिट्टी का और जल का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको बतला रहे हैं छात्रों जो है कि 6 से 8% से अधिक ढाल वाली भूमि पर कृषि पद्धति प्रदत्त उपाय कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। फिर उसके बाद मुख्य रूप से बेंच टेरेस ही ऐसी भूमि पर संरक्षण का साधन, किंतु इन बेंच टेरिस को आप भी घास फूस उगाकर उसकी सुरक्षा आवश्यक है, अन्यथा बिना घास के कोई भी मिट्टी का संरचना आप सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी छात्रों जो है अगर खुली है, मतलब वहाँ पे कोई भी जो है वनस्पति नहीं है,
कोई घास नहीं है या कोई उस पर जो है वनस्पतिक चीज़ों का जो है आवरण नहीं है, तो ऑटोमेटिक है जो है कि जब वहाँ पे वर्षा होगी तो आपकी जो उपजाऊ मिट्टी जो ऊपरी की परत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है बहकर जाना सुनिश्चित होता है। क्योंकि अगर वहाँ पे जो है घास है, वनस्पतियाँ हैं, तो वो आपको जो है एक तरीके से अवरुद्ध करेंगी, उस कटान को रोकेंगी जो है। फिर भूमि एवं जल संरक्षण के अत्यधिक लोकप्रिय उपचार मेड़बंदी कंटूर बडिंग है। मतलब अगर आप अपनी भूमि की संरचना को संरक्षित करना चाहते हैं, जल को संरक्षित करना चाहते हैं, तो आपको मेड़बंदी करना ही अपने प्लाट का सबसे उपयुक्त जो है साधन या विधि है छात्रों जो है, जिसके द्वारा आप अपनी मिट्टी को और अपने जल को संरक्षित कर सकते हैं। फिर इसकी भी सुरक्षा तभी संभव है जब इस मेड़ पर घास उगा दी जाए, अन्यथा मेड़ की लूज मिट्टी तो या आसानी से बह जाएगी। मतलब अगर आप मेड़बंदी कर रहे हैं छात्रों जो है, तो उसे आप लूज मिट्टी के द्वारा आप मेड़बंदी मत करिए। वहां पे सूखे मिट्टी के साथ आप मेड़बंदी करिए और उस मेड़बंदी पर जो है आप जो है घासों को उगाइए, जिससे आपकी जो मेड़बंदी है वो सुरक्षित भी रहेगी और वहां की मिट्टी कट के आपकी जो है बाहर नहीं जाएगी। फिर उसके बाद अन्य जो उपाय हैं, लाइफ मूलच जो है ये एक तरीके से आपकी झाड़ी होती है जो आपके पंक्ति के हिसाब से जो है उसे आपके प्लाटों के किनारे जो है आपकी जो मेड़बंदी रहती है उसी पे इन जो है फसलों को या झाड़ी नुमा पौधों को उगाया जाता है, जिससे जो है अगर वर्षा की जो है बूंदें पड़ें तो वो डायरेक्ट जो है आपकी मिट्टी में ना पड़े, जिससे आपका कटाव ना हो पाए जो है। तो यहाँ पर झाड़ी की पंक्ति लगाना, घास, भाभर, यमुना घास, मतलब एक तरीके से ये घास की जो है वैरायटी है जो आपकी जो है झाड़ी का रूप ले लेती हैं और आपकी मिट्टी और जल का संरक्षण ये अच्छे तरीके से करते हैं। फिर कंटूर पर झाड़ी लगाना, मतलब जो ढाली सीढ़ी नुमा जो क्या कहते हैं प्लॉट हैं या आपके खेत हैं या जो भी जो है वहाँ पे क्या कहते हैं ज़मीनें पाई जा रही हैं, वहाँ पे आपको कंटूर बीज से जो है झाड़ी अगर आप लगाते हैं तो आपकी मिट्टी और जल का दोनों का संरक्षण एक तरीके से संरचना उसकी बिगड़ नहीं सकती है छात्रों जो है। ठीक है। फिर लाइव चेक डैम जो है, जैसे नाला उपचार आपका हो गया, अगर आप जल का संरक्षण करते हैं तो जो आप वर्षा का पानी बहकर जो है आपके खेत में या कहीं आपका जो है ढाल नुमा जो जगह है वहाँ पे एकत्रित होता है तो आपकी मिट्टी आके वहाँ पे रुक जाती है, जिससे आपकी मिट्टी के उपजाऊपन का ह्रास नहीं होता है। फिर अभियांत्रिक संरचना जो है, मतलब कुछ अभियांत्रिक यांत्रिक जो प्रक्रियाएं हैं उसे जो है अगर आप करते हैं जो है तो आपकी जो है मिट्टी और जल का संरक्षण अच्छे तरीके होता है। फिर उसके बाद भूमि एवं जल संरक्षण के विभिन्न कारगर उपायों में अभियांत्रिक संरचना पहली पंक्ति की सुरक्षा का संरचना कही जाती है। फिर भी इसके अस्थायित्व के लिए वनस्पतिक संरक्षण का होना अति आवश्यक होता है। अवरोधक बांध, जल संचय संरचना, हाई वर्जन ड्रेस आदि इत्यादि की सुरक्षा वनस्पतिक उपचार के द्वारा ही सुनिश्चित की जा सकती है। अगर आप किसी भी बंधे का अगर आप जो है अवरोधक बनाते हैं तो बिना वनस्पतियों के द्वारा वो चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं छात्रों। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसी संरचना मुख्य रूप से जल बहाव स्रोत के आर पार एक छोर से दूसरे छोर बनाई जाती है, जिससे जल बहाव को रोका जाता है और मिट्टी तथा जल का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है। ऐसी संरचना में निम्नवत लाभ आपके होते हैं। जल बहाव को देर तक रोक कर रखना, जिससे जल रिसाव जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपके भूमिगत जल का जो है स्तर बढ़े जो है। अगर आप वहाँ पे मिट्टी के ऊपर अगर जल का एक तरीके से डैम या बांध बना के अगर आप उसको रोकते हैं तो वहाँ पे जो है आपका जो भूमिगत जल का स्तर है वो एक तरीके से बढ़ेगा जो है। उसके बाद
एक लंबे ढलान को तोड़ना और पानी के बहाव के वेग को काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हैं। केवल ये चीज़ें वनस्पतियों और चेक डैम और तालाब निर्माण के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकती हैं। फिर अधिक बहाव से होने वाले नुकसान को आप कम करना या रोकना आप कर सकते हैं। फिर आता है मृदा जल संरक्षण की समस्या, सिद्धांत एवं तकनीक, मतलब मिट्टी का क्या महत्व है, हम उसको जो है बतलाने चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिट्टी का महत्व होता है छात्रों जो है, पहला आपका जो है पोषक पदार्थ, जो आपके पोषक तत्व होते हैं वो संरक्षित रहते हैं। हवा, पानी और सहारा, मतलब जो सहारा आपका है वो एक तरीके से वनस्पतियों को जो है, अगर आपके मिट्टी में अगर आपका प्लॉट ढका हुआ है तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है आपकी सुरक्षित रहेंगी और आपकी मिट्टी जो है अच्छे तरीके से उपजाऊ रहेगी और वहाँ पे फसल अच्छे तरीके से जो है उगकर अच्छी उपज जो है पैदावार बढ़ सकती है छात्रों। फिर उसके बाद चट्टानों के टूटने के मुख्य कारण जो है, जो चट्टान टूटते हैं जो है वहाँ पे क्या प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे तापमान का बढ़ना, पानी, हवा, जैविक पदार्थ, रासायनिक प्रक्रियाएं इत्यादि जो है चट्टानों के टूटने के मुख्य कारक होते हैं। फिर मिट्टी का बनावट जो है, टेक्सटाइल जो है, मिट्टी का बनावट उसमें उपस्थित विभिन्न प्रकार के कणों के अनुपात पर जो है निर्धारित की जाती है। मतलब अगर मिट्टी की जो है निर्माण या बनावट हो रहा है तो वो एक तरीके से चट्टानों के टूटने और कणों के इकट्ठा होने से ही आपकी मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि आगे चलकर जो है ये वनस्पतियों के द्वारा इसे रोककर संरक्षित किया जाता है और फिर उसे सुधार कर मेड़बंदी करके जो है आप उसमें जो है फसल उगा सकते हैं। फिर मिट्टी की बनावट निर्धारित करने की जो विधियां हैं उसे हम बतला रहे हैं, जैसे छलनी परीक्षण। आप किसी भी मिट्टी को एक तरीके से छान कर जो है अगर आप पानी के द्वारा आप कहीं दूसरी जगह इकट्ठा करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी परत बनेगी वो सबसे उपजाऊ परत बनेगी। फिर फील्ड पर मिट्टी की जो है जांच भी होनी चाहिए, जो आपकी मिट्टी की बनावट को निर्धारित करती है जो है। फिर उसके बाद भूमि कटाव के जो कारण हैं उसे हम बतला रहे हैं कि प्राकृतिक वनस्पत बचाव को तेजी से विनाश, मतलब वनस्पतियों को प्राकृतिक चीज़ों को कटाव के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा जो है विनाश हो रहा है। खेती के गलत तरीकों से जो है एक तरीके से मिट्टी और जल का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। मिट्टी भूमि के कटाव के मुख्य कारक जिन पर भूमि कटाव निर्भर करता है वो हम बतला रहे हैं कि मौसमी कारकों में जैसे हवा और पानी की तीव्रता, इसके बढ़ने के द्वारा जो है अगर मौसम में परिवर्तन होता है, हवा में तेजी आती है, पानी में अगर तीव्रता आती है तो वहाँ पे छात्र जो है मिट्टी का क्षरण होना संभव हो जाता है। फिर भूमि की आकृति में भी जो है आपका मुख्य कारण है भूमि के कटाव का। फिर वनस्पतियाँ भी आती हैं आपके जो है। उसके बाद मृदा क्षरण को कैसे क्यों किया जाए जो है, क्यों जरूरी, उसे हम बतला रहे हैं कि भू क्षरण के मुख्यतः दो कारक हैं, हवा और पानी। यह क्षति भूमि की ऊपरी सतह से होता है। ऊपरी सतह की जो विशेषताएं हैं उसे हम बतला रहे हैं आपको। ऊपरी सतह करीब 8 इंच तक का होता है। बराबर खाद पड़ने रहने से इसमें पौधों के लिए पोषक तत्व जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो 8 इंच की जो परत होती है, ऊपर की परत जो है वो बहुत ही उपजाऊ होती हैं, जिसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। फिर उसके बाद गोबर खाद पड़ने से उसकी नमी को रोक कर रखने की जो है क्षमता अधिक बढ़ जाती है। फिर बराबर जुताई करने से इसमें हवा का आवागमन बना रहता है, जो पौधों के लिए विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। मिट्टी में एक उचित तापमान बनाकर जो है ये रखता है। जो आपकी गोबर की खाद होती है छात्रों जो है, या नीम की खली हो गया, ये आपकी जो है मिट्टी की जो है नमी को बरकरार रखता है और पोषक तत्वों को एक तरीके से जो है बांधे रहता है। और जब आप उसमें कोई भी फसल अगर आप उगाते हैं तो वो जो है अच्छे तरीके से अंकुरण होकर अच्छी उपज देता है। ठीक है। फिर मिट्टी की छत से आपका क्या नुकसान है वो हम बतला रहे हैं कि फसल की उत्पादकता में जो है कमी आएगी, अधिक खाद की जरूरत यानी अधिक खर्चीला बढ़ेगा,
खर्च आपकी बढ़ेगी जो है। फिर उसके बाद मिट्टी की पानी रोक कर रखने की क्षमता में कमी आएगी। पानी का सतह बहाव ज़्यादा होगा जिससे ज़्यादा मिट्टी जो है कटेगी। जलाशयों में पानी की उपलब्धता में कमी होगी। सतही बहाव ज़्यादा होने के कारण भूजल रिचार्ज जो है नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद पानी द्वारा मृदा क्षरण की जो प्रक्रियाएं हैं उसे हम बतला रहे हैं कि भूमि पर ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे स्वैपलेस और सीट क्षरण का कम हो, परंतु रिले की स्थिति नहीं आने दें, अन्यथा यह गली का रूप ले लेगी और भूक्षरण कार्य बहुत ही कठिन एवं महंगा हो जाएगा। अगर वहाँ पे अगर छात्र जो है वनस्पतियों का अगर उगने की प्रक्रिया अच्छी खासी अगर बनी हुई है, घास अगर वहाँ पे ज़्यादा हैं, वनस्पतियाँ ज़्यादा हैं, मिट्टी अगर आपकी ढकी हुई है, तो वहाँ पे जो है आपका भूक्षरण बहुत ही नाम मात्र का होगा, क्योंकि वहाँ पे उसे अवरुद्ध करने के लिए वनस्पतियाँ हैं जो है। फिर मृदा क्षरण पानी की तीव्रता, भूमि का ढाल और मिट्टी की बनावट पर जो है निर्भर करता है। फिर उसके बाद मृदा जल संरक्षण के जो सिद्धांत हैं, बहाव के जल को क्षरण वेग तक पहुंचाने से पहले रोक देना, ढाल को कम करना, बहाव के रास्ते में रुकावट डालना, फिर पानी के बहाव के रास्ते को लंबा करना, सीधे बहाव को रोकना, रास्ते में बाधा डालना, जिससे आपकी भूक्षरण की या मिट्टी का कटाव जो है रुके और आपका जो उपजाऊ मिट्टी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित ना हो। फिर उसके बाद पानी के सतह बहाव की मात्रा को जो है कम से कम करना, बहाव जल को तालाब या बांध बनाकर इकट्ठा कर लेना चाहिए, पानी को जमीन के अंदर जाने का ज़्यादा अवसर देना जिससे पानी सतह पर धीरे धीरे ज़्यादा देर तक बहे एवं पानी जमीन के अंदर आसानी से प्रवेश कर सके। फिर उसके बाद वर्षा जल को जलागम से निकासी के पूर्व ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रोका जाए, जमीन की उसकी क्षमता के अनुरूप जो है उपयोग हो, सतही बहाव सुरक्षित वेग एवं सुरक्षित रास्ते से ही निकले जो है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ छात्रों जो है कि जो हमारा पानी है उसे जो है आप अगर तालाब से अगर आप उसे निकाल रहे हैं जो है तो उसे अच्छे तरीके से जो है नाली के द्वारा जो है आप उसे सुव्यवस्थित तरीके से आप निकाल कर अपने खेतों की जो है सिंचाई करके जो है आप अपनी फसल को अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। और जो है अगर आपको जल का अगर संरक्षण करना है तो आपको तालाब और चेक डैम बनाकर जो है आप अपने भूमिगत जल को जो है उसकी जो है स्तर को बढ़ाकर जो है आप पानी को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।